डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 3। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगले दिन सुबह का वक्त। मोनिका को भूख लग रही थी, इसलिए उसने 2 नंबर का इंटरकॉम बजा दिया और दूसरी तरफ नयन, जो अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा था आराम से अपनी स्टडी टेबल पर। उसे जब अपने कमरे से इंटरकॉम के बजने की आवाज़ आई तो वह तुरंत अपने रूम में बनी स्टडी से बाहर आ गया और उसने जल्दी से इंटरकॉम उठाया और बोला, बताओ क्या चाहिए। मोनिका ने कहा, भूख लग रही है, पास्ता की क्रेविंग हो रही है। नयन ने कहा, 10 मिनट रुको, थोड़ी देर में पास्ता आ जाएगा। उसके बाद उसने कमरे से बाहर निकलकर एक नौकर को बोला कि किचन में जाकर नौकरानी को बोले कि पास्ता बनाएं, व्हाइट सॉस वाला, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर वह उसे लेकर आए। वह नौकर बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ नीचे गया और उसने एक नौकरानी को बोला कि फटाफट व्हाइट सॉस पास्ता बनाएं। फ्रिज में जो पहले से उबले हुए पास्ता थे उसने उसे निकाला और जल्दी से उसे पैन में फ्राई किया और उसे फ्रेश किया, और फिर उसने व्हाइट सॉस डालकर उसे अच्छे से पकाया और उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते थे वह सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले और 6 मिनट में ही वह रेडी हो गया और वह जल्दी से उसे लेकर नयन के कमरे के पास आए। नयन बाहर उसका वेट कर रहा था और अपने हाथों को बांधा हुआ था और एक उंगली को अपने हाथ पर बार बार टैप कर रहा था और अपने एक पैर को भी फर्श पर बार बार टैप कर रहा था। वह नौकरानी घबरा गई और बोली, आई एम सॉरी। नयन उसे गुस्से से देखने लगा और बोला, जाओ। उसके बाद नयन उसे लेकर अपने रूम के साइड वाले रूम के अंदर आ गया। वहां पर मोनिका आराम से बैठी हुई थी और एक बेबी बुक पढ़ रही थी। मोनिका को जब एहसास हुआ कि कोई कमरे के अंदर आया है तो उसने सर उठाकर देखा तो नयन था। उसने उसे एक टेबल पर रखा और छोटी सी टेबल को उठाकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से बेड पर रख दिया। मोनिका ने कहा, मैं हेल्प करती हूँ। नयन ने कहा, नहीं, मैं खुद करूँगा, वरना मेरी छोटी सी एंजल को प्रॉब्लम होगी। मोनिका हैरान हो गई। नयन ने स्पून में पास्ता उठाया और उसे मोनिका के सामने कर दिया। मोनिका हैरान हो गए, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता की क्रेविंग हो रही है? मैंने तो नहीं बताया था। नयन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और बोला, मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारी क्रेविंग का पता है? मुझे मेरी एंजल की क्रेविंग का पता है कि उसे व्हाइट सॉस पास्ता ही जिंदगी में बहुत पसंद आने वाला है, इसीलिए खाओ इसे। उसके बाद वह अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। सच में पास्ता काफी टेस्टी था। मोनिका ने कहा, एक बात पूछूं? नयन ने कहा, हाँ पूछो, और साथ के साथ वह उसे खिलाने भी लगा। मोनिका ने बाइट लेते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे टमी में जो बच्चा है वह लड़की ही है? लड़का भी तो हो सकता है। नयन, जो कि इस वक्त शांत था, अचानक से उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो गई, जिस पर मोनिका उससे घबरा गई और नयन बोला, मैंने कहा ना कि लड़की है तो लड़की ही है। अगर तुमने लड़के को जन्म दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। इसीलिए हर दिन गॉड से प्रे करो कि लड़की ही हो, मेरी एंजल हो जो मेरी होगी। मोनिका ने कहा, अगर मेरी बेटी भी होगी तो वह तुम्हारी क्यों होगी? नयन ने कहा, क्योंकि वह मेरी है। उसके बाद उसने जबरदस्ती उसके मुंह में एक्स्ट्रा पास्ता घुसा दिया, जिस पर उसका मुंह बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उसने नैपकिन से मोनिका के मुंह को आराम से साफ किया और कहा, अब तुम रेस्ट करो और अपनी टमी पर हाथ मत रखना, वरना मेरी एंजल को दर्द होगा। उसके बाद उसने वह झूठी प्लेट उठाए और उसे लेकर किचन में आ गया। मोनिका उसके जाने पर लेट हो गई, लेकिन उसने अपने दिमाग में ये प्लान बना लिया था कि वह आज रात होते ही सबके सोने के बाद वहां से भाग जाएगी। आधी रात का वक्त। मोनिका की आंखें एकदम से खुल गई। उसके पास कोई सामान तो था नहीं, बस एक छोटा सा बैग था। उसने उसे उठाया और वह धीरे से कमरे से निकल गई। उसने नयन का कमरा देखा जो कि बंद था अंदर से। उसने गहरी सांस ली और दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर गई और बिना किसी की नज़र में आए मेंशन से बाहर आ गई। लेकिन बाहर बॉडीगार्ड थे। नयन ने हर किसी को बोल दिया था कि मोनिका घर से बाहर नहीं जाएगी। उसे किसी भी तरीके से उन्हें चकमा देकर वहां से निकलना था। उसे समझ नहीं आया। तभी उसने देखा कि गार्डन में एक तरफ बहुत सारे पत्थर है। उसने वह सारे पत्थर उठाया और एक दीवार की तरफ आ गई और उसने दीवार को हल्का सा चढ़ा तो उसने देखा कि पीछे बहुत सारे कुत्ते हैं जो कि बाहर ही बैठे हुए हैं।
उसने पत्थरों को उन पर एक साथ मार दिया, जिस पर वह कुत्ते भौंकने लगे और वह गार्ड बिल्कुल सतर्क होकर वह उन कुत्तों को भगाने के लिए वहां से बाहर की तरफ चले गए और इसका फायदा उठाकर मोनिका मेंशन से बाहर दूसरी डायरेक्शन में चली गई, जहां पर वह गार्ड्स नहीं थे। रात की लगभग 1:30 बज चुके थे, लेकिन मोनिका को कोई साधन नहीं मिला जिससे वह जा सके, और अगर कोई मिल भी जाता तो भी उसे कौन छोड़ता, क्योंकि उसके पास पैसे के नाम पर 1 रुपया नहीं था। वह अपने उस बच्चे को लेकर मेंशन से भाग तो गई थी, लेकिन करती भी क्या, वह एक जगह बेंच पर जाकर बैठ गई और चांद को देखते हुए बोली, मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार कर दीजिए भगवान। जीने की आस आपने दे दी है, अब सहारा भी आप बन जाए प्लीज। मैं अभी यश के पास वापिस नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। आज जो सुबह मैंने टीवी में न्यूज़ देखी, उसके बाद तो कभी नहीं जा सकती। उसे याद आया कि सुबह जब वह कुछ पल के लिए नीचे आई थी तो उसने न्यूज़ में क्या देखा था। न्यूज़ में यश और शालिनी की एंगेजमेंट का सीन चल रहा था। उन दोनों ने खुशी से एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट की थी और मोनिका को यश पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी और फिलहाल भी उसकी आंखें बिल्कुल नम थी और वह चांद को देख रही थी। तभी तेजी से एक गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। वह हैरान हो गई और खड़ी हो गई। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और उसे यश की मां का चेहरा नजर आया। वह उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। यश की मां बाहर निकली और बोली, बेचारी, ना इधर की रही ना उधर की रही, और वैसे तुम्हें न्यूज़ भी नहीं पता होगी ना, क्योंकि ठिकाना तो है नहीं तुम्हारे पास कोई। मैं बता देती हूँ, पर उससे पहले तुम यह मिठाई खाओ। उसके बाद उसने बैक सीट से एक मिठाई निकाली और उसे जबरदस्ती मोनिका के मुंह में घुसा दिया। मोनिका ने उसे थूक दिया तो यश की मां ने कहा, थूक दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने वह डब्बा उसके हाथ में दिया और कहा, बाद में खा लेना, शायद अभी क्रेविंग नहीं हो रही होगी ना, इसलिए। वैसे न्यूज़ देनी थी, मेरी यश की सगाई हो गई शालिनी के साथ और मैं बहुत जल्द उसकी शादी करूंगी और उन्हें हनीमून पर कहीं दूर भेज दूंगी। उसके बाद यश की मां ने फ्लाइट का एक साइन अपने हाथ से बनाया और उसे हवा में लहराया। मोनिका उसे गुस्से से देख रही थी। यश की मां ने कहा, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? लो मारो मुझे थप्पड़, क्योंकि मैंने ही तो सारा प्लान बनाया है और तुम्हें पता है मेरा बेटा तुमसे इतनी नफरत करने लगा है कि क्या बताऊं। वैसे मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया, सुनना चाहोगी? मोनिका अभी भी उसे गुस्से से देख रही थी। तभी यश की मां ने अपना फोन निकाला और उसमें एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसमें यश की आवाज थी, जिसने गुस्से से कुछ तोड़ते फोड़ते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता मां कि वह लड़की ऐसी निकलेगी। मेरे प्यार का पूरा फायदा उठाया उसने, किसी और के साथ सोकर प्रेग्नेंट भी हो गई और उसके बावजूद भी मेरे पास आई, सिर्फ मेरे पैसों के लिए। आप जहां बोलोगे मैं वहां शादी करूंगा मां। अब मेरी जिंदगी सिर्फ शालिनी होगी, सिर्फ शालिनी। मोनिका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसके किनारियों से आंसू बहने लगे। यश ने आखिरकार अपनी मां की ही बातों का विश्वास किया। उसने एक बार भी उसके साथ बात करने की कोशिश नहीं करी कि वह जान सके कि एग्जैक्टली मामला क्या है। उसे यश की मां से ज्यादा यश पर गुस्सा आ रहा था। उसने ऐसे कैसे अपनी मां की एक बात पर पूरा विश्वास कर लिया। तभी उसे यश की मां की रूंधी हुई आवाज सुनाई दी, बेटा मैंने तुझे पहले ही बताया था कि वह 2 कौड़ी की लड़की ऐसी ही है। देख लिया न तूने ये रिपोर्ट्स? वह प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट, वह भी किसी और आदमी से। तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? तू अपने दिल से नहीं बोल रहा है शालिनी से शादी करने वाली बात? अगर तू बोलेगा तो मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगी, पर मैं उस गंदे खून को अपने घर पर नहीं रख सकती। प्लीज उसे बोल देना कि वह अबॉर्शन करवा ले। तभी यश गुस्से से बोल, उस लड़की को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता और आप उसके बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। पता नहीं किस किस का बच्चा होगा, किस किसी का खून होगा। उसने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ना जाने कितनों के साथ अपना जिस्म भेजा होगा, ना जाने उस बच्चे के अंदर कितनों का खून होगा। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और उसके बाद यश ने एक वास उठाकर फेंक दिया और उसी पर यश की मां ने फोन का रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। मोनिका को इतना गुस्सा आ रहा था यश की मां पर, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। यश की मां ने कहा, मिठाई खा लेना और यह रहा मेरा एड्रेस। दूसरा एड्रेस है, यहाँ यश नहीं जाता, आ जाना अगर तुम्हें जरूरत हो तो। पैसे दे दूंगी कुछ, ठीक है? अब जियो भिखारी की जिंदगी, क्योंकि अब न यश मिलेगा और ना ही मॉडलिंग का कोई प्रोजेक्ट। उसके बाद वह गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। मोनिका रोते हुए जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और पूरे रास्ते पर उसकी रोने की आवाज गूंजने लगी।
उसका वो दर्द से रोना अगर कोई इंसान सुन लेता तो वह उसी वक्त तड़प उठता। सच में यश ने उस पर जरा भी भरोसा नहीं किया। उसे इस बात पर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसे कैसे अपने आप को पूरी तरीके से यश को दे दिया। उस इंसान को तो भरोसा ही नहीं था, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था मोनिका ने उसके ऊपर। वह रो रही थी। तभी अचानक से एक और गाड़ी उसके पास आकर रुके, लेकिन इस बार उसने अपना सर उठाकर नहीं देखा। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से गुस्से से नयन आया और उसने आगे जाकर मोनिका के बालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया, जिस पर मोनिका की चीख निकल गई। नयन ने गुस्से से कहा, तुम मेरी एंजल को लेकर कहाँ जा रही थी? मोनिका ने कहा, मुझे अपने साथ लेकर चलो नयन। नयन एकदम से शांत हो गया। उसके साथ मान्यता और राजीव जी भी आए थे। राजीव जी ने कहा, तुम रात को कमरे से कहाँ चली गई थी? मान्यता ने कहा, ये बात रोड पर करने की नहीं है। चलिए इसे लेकर, देखिए इसकी हालत कितनी बेकार हो चुकी है, कैसे रो रही है, इसे घर लेकर चलते हैं। मोनिका की हालत सच में बेकार हो रही थी। तभी राजीव ने कार्ड और मिठाई का डब्बा देखा। उसने मिठाई का डब्बा वहीं रहने दिया और कार्ड उठाया और उसने उस कार्ड को देखा और अपनी पॉकेट में रख लिया। मोनिका अधमरी हालत में चली गई थी रोते रोते, और वह वहीं पर अचानक से बेहोश हो गई। सुबह का वक्त, मोनिका जब होश में आई तो डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। आधी रात को उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया था। डॉक्टर ने कहा, अब आपको कैसा लग रहा है? मोनिका ने कहा, अच्छा लग रहा है डॉक्टर। उसके बाद वह उठने को हुई तो नयन आगे आया जो वहां पर ऑलरेडी था और उसने उसके पीछे 2-3 तकिए रख दिया। मोनिका उसे देख रही थी। नयन वापस बिस्तर से उठकर जाने लगा तो मोनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। नयन उसे देखने लगा। मान्यता और राजीव जी वहीं पर थे। डॉक्टर ने कहा, अच्छा तो मैं चलता हूँ, इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहली प्रेगनेंसी है यह उनकी और शायद उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस लिया हुआ है, तो प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए और अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिए। मोनिका ने अपना सर हिलाया और डॉक्टर वहां से चले गए। नयन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, तभी मोनिका ने अपनी कुर्ती हल्की सी हटाई और नयन का हाथ अपने पेट पर रखा और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोली, प्लीज़ भगवान जी, यहाँ पर मेरी बेटी होनी चाहिए जो कि इस लड़के की होगी। मैं अपनी बेटी नयन को दूंगी। नयन इस पर उसे एक्सप्रेशन लेस देख रहा था और मान्यता और राजीव जी हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी नयन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसने झुककर मोनिका की टमी को किस कर दिया और बोला, आई एम वेटिंग फॉर यू एंजल। एपिसोड 4, 9 महीने बाद, यूएसए। रात का वक्त, लॉस एंजेलिस से एक बहुत बड़े विला के अंदर इस वक्त दो लोगों में बड़ी बहस चल रही थी। एक लड़की थी जो सामान को इधर उधर पटक रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था, और सामने एक आदमी था जो गुस्से से शांति से सोफे पर बैठा हुआ था। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि शालिनी थी, और सामने जो लड़का था वह कोई नहीं बल्कि यश ही था। शालिनी के गले में इस वक्त मंगलसूत्र था, मांग में सिंदूर था। उस पूरे घर में यश और शालिनी की शादी की ब्यूटीफुल मैरिज की फोटोज थी। शालिनी गुस्से से यश को देख रही थी। वह एक वास को तोड़ते हुए बोली, तुमसे एक काम नहीं होता यश, एक काम नहीं होता। कब से बोल रही हूँ कि मेरे करीब आकर मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मुझे हम दोनों का बच्चा चाहिए, लेकिन नहीं, तुमसे ये काम नहीं होता। तुम आज भी उस मोनिका को अपने दिल से नहीं निकाल पाए। यश इस पर गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, कितनी बार कहूँ तुमसे शालिनी की मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लिया करो। शालिनी गुस्से से उसके पास आए और उसका कॉलर पकड़ते हुए अपनी आंखों से आंसू निकलते हुए बोली, क्यों न लूँ मैं उसे लड़की का नाम? तुम्हारी वजह से वह लड़की प्रेग्नेंट हुई, तुम्हारा बच्चा उसके पेट में आया। पता नहीं आज है या वह ले आए इस दुनिया में, लेकिन यहाँ मैं, तुम्हारी जो बीवी हूँ, वह हमारे बच्चे के लिए तरस रही है। पिछले 9 महीने से हमारी शादी हो गई है यश, शादी, लेकिन आज तक तुमने मुझे वह पति वाला सुख नहीं दिया। मोनिका के पास जाने से पहले नहीं सोचते थे कि शादी के बाद वह सब करूँगा। तब तो बड़े जोश में कहते थे कि तुम मेरी हो, मेरी हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे दिल में आज भी मोनिका ही है। इसीलिए यश ने उसके बालों को गुस्से से पकड़ा और पीछे की तरफ किया, जिस पर शालिनी की हल्की सी चीख निकल गई और वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरे सामने उस बेकार औरत का नाम मत लिया करो, और मैंने कितनी बार बोला है कि वह बच्चा मेरा नहीं था, किसी और का था। पता नहीं कौन सी वह घड़ी थी जब मैंने माँ से बात करी थी और तुमने वह सारी बातें सुन ली थी, और मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी। बोलो, तुमने कहा इंडिया में नहीं रहना, यूएसए में रहना है। मैं तुम्हारे साथ यूएसए में आ गया। तुमने कहा कि तुम्हें फैशन डिजाइनिंग करनी है,
मैंने तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने दिया। तुमने कहा कि तुम्हें इस फैशन डिजाइनिंग को अपने करियर में ट्रांसफ़र करना है। मैंने तुम्हें वह भी करने दिया, लेकिन तुम अब मुझसे बच्चा मांग रही हो। तुम जानती हो कि मैं अपनी करियर के पिक पर हूँ और इस वक्त मेरे लिए फादर बनना बहुत गलत डिसीजन होगा। मैं बच्चा संभालूंगा, तुम्हें संभालूंगा या फिर अपना करियर को संभालूंगा। शालिनी बोली, तुम लड़की नहीं हो। लड़की यह बोलती हुई अच्छी लगती है कि वह करियर संभले है या बच्चा संभाले, क्योंकि पैदा करने वाली लड़की होती है। तुम्हें सिर्फ बच्चा मेरे पेट के अंदर लेकर आना है और कुछ नहीं करना है। यश गुस्से से बोला, करियर करियर होता है, लड़का हो या लड़की। तुम प्रेग्नेंट हो भी गई तो भी मुझे तुम्हें संभालना होगा, केयर करनी होगी। अब मैं तुम्हारी केयर करता फिरूंगा या फिर अपना करियर देखूंगा। 3-4 प्रोजेक्ट मेरे सर पर खड़े हुए हैं। शालिनी जानती थी कि उसे मोनिका के नाम पर काफ़ी गुस्सा आता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गलत बातें मोनिका के खिलाफ उसमें भर दी थी और शालिनी अच्छे से जानती थी यश का प्यार मोनिका के लिए, और इसीलिए एक वक्त पर आकर उसने यश के साथ शादी करने के लिए मना भी कर दिया था कि वह नहीं करेगी उसके साथ शादी, ताकि यश मोनिका के साथ ही रहे। लेकिन शायद यश की माँ ही नहीं चाहती थी कि मोनिका और यश एक हुए। शालिनी ने कहा, तो मैंने कहा क्या, मुझे संभालो, अपने करियर को संभालो। मुझे भी तुम्हारे करियर की चिंता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बने, इस दुनिया में हर कोई जान सके। सब ये कहीं कि अगर कोई एक्टिंग जानता है तो वह यश धनराजगिर जानता है और कोई नहीं जानता। मैंने नहीं कहा कि मुझे संभालो, तुम मुझे अपनी माँ के पास छोड़ देना, वह मेरी केयर कर लेंगे और तुमसे ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वह जानती है कि प्रेग्नेंट लेडी को किस तरीके से ट्रीट करना है। तुम 3 भाई बहन हो यश, उन्हें अकेले पाला है तुम्हारी माँ ने। तुम्हारे पापा भी नहीं थी उनके पास। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कितनी बिजी इंसान थे, वह संभाल लेंगी। यश बस उसे देख रहा था और फिर वह वापस उसके पास आया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दी और शालिनी की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। उसने यश के कंधे को कसकर पकड़ लिया और वह उसके होठों को जबरदस्ती निगलने लगा। वहां पर जितने भी नौकर यह सारा तमाशा देख रही थे, वह सारे के सारे आउट हाउस की तरफ चले गए। यश ने शालिनी को अपने गोद में उठाया और वह उसे लेकर सीधा कमरे में गया और कुछ पल बाद वह दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब थे और यश बस गुस्से में भी था और उसे किसी भी तरीके से मोनिका को अपने जहन से निकलना था और उसे लगा कि शालिनी के करीब जाकर ही वह उसे पूरी तरीके से अपनी जहन से निकल पाएगा। और कुछ देर बाद शालिनी के मौन करने की आवाज़ और उसके सिसकियां की गूंज पूरे कमरे में गूंजने लगी। वह फाइनली शालिनी को वह सुख देने लगा जो सुख शालिनी यश से चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मुंबई ओबोरॉय मेंशन, इस वक्त मोनिका हाल में बैठी हुई थी और सामने जो बड़ा टीवी था वहां पर कार्टून चल रहा था और मोनिका उसे ही देख रही थी। उसे कार्टून और कॉमिक सीरियल के अलावा कुछ और देखने की इजाज़त थी भी नहीं और उसे यह करने के लिए नयन ने कहा था और वह नयन की बात मानती थी। मोनिका इन 9 महीने यहाँ से कभी कभी नहीं गई। अगर बाहर गई तो वह मान्यता, नयन, राजीव जी इन्हीं के साथ गई। वह घर के बाकी परिवार वालों के साथ भी कहीं नहीं जाती थी। तभी एक कमरे से एक लड़की बाहर आई, जो कि अनमैरिड लग रही थी और वह और कोई नहीं बल्कि राजीव की छोटी बहन अमृता थी। और वह उबासी लेते हुए मोनिका के पास आई और उसके टमी को प्यार से किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। उसके बाद उसके साइड में आकर बैठकर और टीवी चैनल को बदलने लगे। धीरे धीरे करके सारे लोग बाहर आने लगे। मान्यता किचन में गई और उसने नौकरों को बोला कि क्या नाश्ते में बनाना है। मोनिका हमेशा जल्दी उठ जाया करती थी और उसके साथ दोनों नौकरानियां कमरे में रहती थी और उन दोनों ने उसे अच्छे से नहलाकर बाहर हाल में बैठा दिया था और फिर वह अपने काम में लग गई थी। मान्यता हमेशा मोनिका का खाना सोच समझकर बनवाती थी कि प्रेगनेंसी में उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और इन 9 महीना में सबका लगाव मोनिका से बढ़ गया था, क्योंकि मोनिका सच में दिल की अच्छी थी और मोनिका को सारे सर्वेंट का हेड बना दिया गया था। वह एक ही जगह बैठकर सबको गाइड कर दिया करती थी, किसको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, और सारे सर्वेंट उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम क्या करते थे। मान्यता और राजीव जी के ऊपर से यह बोझ हल्का हो गया था कि उन्हें सर्वेंट को गाइड नहीं करना है। कोई फेस्टिवल आता था तो उसकी डेकोरेशन, उसका थीम क्या होगा, तो वह सारा मोनिका अपने अकॉर्डिंग ही चूज किया करती थी और वह एक मॉडल थी और उसे अलग अलग कंट्रीज में कैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया के अलग अलग थीम्स, उसे इन चीज़ों की ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी और वह जो भी बोलती थी सब कुछ परफेक्ट होता था। वह भले ही सर्वेंट की हेड थी, लेकिन परिवार का एक अहम हिस्सा बन गई थी।
थोड़ी देर में नाश्ता टेबल पर लगा और मान्यता मोनिका के पास आए और उसने ध्यान से मोनिका को उठाया और उसे लेकर नाश्ते की टेबल पर आ गई। नाश्ते की टेबल पर आज पूरा परिवार काफी समय के बाद बैठा हुआ था। वहां पर मोनिका, मान्यता और राजीव जी के अलावा राजीव जी की छोटी बहन जो कि अनमैरिड थी, अमृता बैठी हुई थी और साथ में राजीव जी के छोटे भाई वीर ओबरॉय बैठे हुए थे और उनकी बीवी प्रिया ओबरॉय बैठे हुए थे। और इस वक्त प्रिया भी प्रेग्नेंट थी और उसका भी 9 मंथ चल रहा था और साथ के साथ मान्यता भी 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसने नयन के टाइम पर काफ़ी काम किया था और उसे इतना एहसास था कि वह कितने समय तक काम कर सकती है और कितना टाइम उसे रेस्ट करना है। लेकिन प्रिया और मोनिका दोनों का फर्स्ट टाइम था और उसने उन दोनों को उतना ही काम दिया था जितना उन दोनों के बस में था। उसके अलावा उसने उन्हें ज़्यादा नहीं दिया था। वह सारे मिलकर नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक से मेन गेट से नयन की आवाज़ आई, मेरी एंजल तो नहीं आए अभी तक। सबने मेन गेट की तरफ देखा तो वहां पर नयन था जो कि अपने स्कूल आउटफिट में था। 3 दिन के लिए नयन का स्कूल टूर पर गया था, लेकिन नयन जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे घर में बताया गया था कि यह टाइम वह था जब कभी भी उसकी एंजल दुनिया में आ सकती थी। लेकिन फिर भी राजीव जी ने जिद कर कर उसे भेज दिया था क्योंकि वह घर में पड़ा पड़ा बोर हो रहा था और कोई भी न्यू एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था। होमवर्क कंप्लीट होते ही वह सीधा मोनिका के कमरे में चला जाता था और घंटे मोनिका के पेट को देखा था, बिना पलके झपकाया, और उसे यह चीज़ काफ़ी अब नॉर्मल लग रही थी। इसलिए उसने नयन को इंसिस्ट किया था कि वह अपने टूर पर जाए और नयन एंड में मोनिका के कहने पर मान गया था कि वह चला जाए। सबको ऐसा लगने लगा था कि नयन पर सिर्फ अब मोनिका ही अपना हुक्म चला सकती है और कोई नहीं चला सकता क्योंकि वह उसी की बात मानता था। शायद इसीलिए क्योंकि उसके अंदर फिलहाल उसकी एंजल थी और जैसे ही वह बाहर आ जाएगी शायद वह मोनिका की बात भी नहीं मानने वाला था। वह जल्दी से मोनिका के पास आया। वह मान्यता के पास भी नहीं गया। जल्दी से उसने मोनिका का पेट पकड़ा और उसे पर लगातार काफ़ी बार किस करने लगा और बोला, डिड माई एंजल मिस मी? लेकिन वह क्या जवाब देती? नयन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह बाहर कब आएगी? मुझे इसे देखना है। मान्यता उसके पास आए और उसे उठाने के लिए झुक गई तो नयन ने कहा, नो मम्मा, आपके पास मेरी सिस्टर है, आप मुझे मत उठाओ वरना मेरी सिस्टर को चोट लगेगी। मान्यता और घर के सभी लोग हैरान हो गए। उसे कैसे पता चल जाता था कि किसी के पेट में कौन सा बच्चा है? वह हमेशा मान्यता को भी यही बोलता था कि उसके पेट में बेटी है और प्रिया को ये बोलता था कि उसका भाई है वहां पर, और सबको ये लग रहा था कि अगर तीनों केस में उल्टा हो गया या फिर किसी भी एक केस में उल्टा हो गया तो नयन का क्या रिएक्शन होगा। मान्यता ने कहा, नयन आप नाश्ता करो। नयन अपनी जगह पर चढ़कर बैठ गया और अपना नाश्ता करने लगा, लेकिन वह बार बार मोनिका के पेट को देख रहा था। उसके मूवमेंट को हमेशा नोटिस करने की कोशिश करता था और वह काफ़ी बार रात को अपना रूम छोड़कर मोनिका के रूम में आ जाया करता था, सिर्फ उसके पेट के मूवमेंट को देखने के लिए। तभी मोनिका ने कहा, आ माँ। सब मोनिका को देखने लगे। नयन तुरंत अपनी जगह से उठा और उसके पेट पर हाथ रखा। उसे एक सुकून सा मिला क्योंकि अभी अंदर जो बच्चा था उसने किक किया था। नयन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वह बोला, शी किक। सब हैरान हो गए और सबको यह अनुभव लेना था, इसीलिए सब बारी बारी उसका पेट टच करने लगे, लेकिन किसी को भी वह चीज़ फील नहीं हुई। नयन ने कहा, वह मेरे कहने पर ही किक करेगी। उसके बाद उसने एक बार फिर मोनिका के पेट पर किस किया और वापस उसने किक किया। मोनिका हैरान हो गई और उसने कहा, नयन जैसे ही किस किया, इसने किक किया। बाकी वहां पर कोई भी ऐसा नहीं था जो किस करके उसकी किक को एहसास कर सके, लेकिन अमृता थी। वह आगे आए और बोली, मैं करूं क्या? उसके बाद उसने भी झुककर मोनिका के पेट पर लाइट किस किया, लेकिन बच्चे ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया तो नयन ने कहा, दूर हो जाओ अब बुआ, आपको नहीं आता करना। उसके बाद उसने दोबारा उसे किस किया और दोबारा अंदर बच्चे ने किक किया। मोनिका को खुशी हो गई। वह अपने बच्चों को फील करना चाहती थी और बार बार नयन के किस करने पर वह बच्चा किक कर रहा था। ऐसे ही सब एंजॉय कर रहे थे। एक हफ्ते बाद रात का वक्त, मोनिका अपने कमरे में सो रही थी और नयन अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक से नयन आंखें खोलकर उठ गया क्योंकि उसे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं था। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और मोनिका का कमरा खोल दिया। उसने देखा मोनिका उठ गई थी और अपने पेट को बार बार सहला रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। मोनिका ने कहा, मम्मी, मम्मी दर्द, मम्मी बहुत दर्द। मोनिका में रो रही थी। नयन तुरंत उसके पास आया और उसने लाइट्स को ऑन किया।
मोनिका ने उसे देखा और कहा, मेरी हेल्प करो प्लीज, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मेरा लेबर पेन शुरू हो गया है शायद। मेरा बच्चा। नयन ने जल्दी से उस कमरे में रखा इंटरकॉम उठाया और उसमें फ़ोन नंबर डायल कर दिया और वह सीधा राजीव जी के कमरे में जाकर बजा। राजीव जी हैरान हो गए। अचानक से मोनिका के कमरे से फ़ोन क्यों आ रहा है? और ऐसा इंटरकॉम हर किसी के कमरे में था क्योंकि फ़ोन कनेक्शन कब लगे और कब ना लगे कुछ नहीं पता था। लेकिन यह इंटरकॉम हर एक कमरे में मेंशन की एक डिफरेंट लाइटिंग से कनेक्ट था, ताकि घर पर कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो यह इंटरकॉम काम आ जाए। बस इंटरकॉम चार्ज होना चाहिए। मान्यता भी उठ गई थी आवाज से और राजीव जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से नयन की आवाज आई, पापा आई थिंक माई एंजल इज कमिंग। राजीव जी बिल्कुल हैरान हो गए। उसने फ़ोन रखा और मान्यता से बोला, तुम ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी निकले। शायद मोनिका को लेबर शुरू हो गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। उसके बाद वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मान्यता ने फ़ोन करके ड्राइवर को बोला कि वह 2-3 गाड़ियों को बाहर की तरफ करें, क्योंकि मोनिका ने जो बोला था वह हर कमरे में हर किसी ने सुन लिया था और हर कोई अपने कमरे से बाहर आ गया था। वीर ने प्रिया को कहा था कि वह रेस्ट करे लेकिन वह रेस्ट नहीं कर रही थी। उसने कहा कि वह भी हॉस्पिटल चलेगी, जिस पर स्ट्रेस के कारण उसका भी लेबर पेन शुरू हो गया और दोनों को एक साथ हॉस्पिटल लेकर जाया गया। राजीव जी पीछे मान्यता के पास बैठे हुए थे और उन्होंने उसे संभाला हुआ था क्योंकि वह भी प्रेग्नेंट थी। नयन उसी गाड़ी में था जिस गाड़ी में मोनिका थी और वह एक हाथ से उसका सर सहलाकर उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ से वह मोनिका का पेट पकड़े हुए था और उसे बोला, एंजल काम डाउन, योर मम इज क्राइंग, आई एम विथ यू, डोंट बी सो पैनिक, आई एम विथ यू। 2 घंटे बाद अस्पताल। दोनों को अलग अलग रूम में एडमिट कर दिया गया था और नयन की आंखें बिल्कुल उस रेड लाइट पर थी जो कि जल रही थी और उस रूम के अंदर फिलहाल मोनिका थी और उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि डॉक्टर उसे पुश करने के लिए कह रहे थे और उससे हो नहीं रहा था। नयन को बहुत मुश्किल से बाहर रुका हुआ था, वरना वह अंदर जा रहा था। मान्यता ने उसे कसकर पकड़ हुआ था और उसने कहा था कि अगर वह जाने की जिद करेगा तो उसको और उसकी सिस्टर को कौन संभालेगा, और सिस्टम पर नयन रुक गया था। तभी अचानक से प्रिया जिस रूम में थी उस रूम से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वीर जो बाहर था उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और 5 मिनट बाद ही डॉक्टर प्यारे से बेटे को बाहर लेकर आए और बोली, कंग्रेचुलेशन सर, आपको बेटा हुआ है। सब खुश हो गए। वीर नयन के पास आया और बोला, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, मुझे तो बेटा ही हुआ है। तभी अचानक से सबको मोनिका के चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हुई और एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। नयन का ध्यान अपने भाई से हटकर एंजल पर चला गया और वह एक अजीब तरीके से मुस्कुराया और फिर मुस्कान एक सुकून भरी मुस्कान में बदल गया और वह बोला, फाइनली यू अराइव्ड माय एंजल, यू अराइव्ड। उसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद किया और मन में बोला, नाउ यू आर माइन ओनली एंड ओनली माइन। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।